A2 एंड अप टू AN, सही है। और ये जो A1 कॉलम्स है वो बेसिकली ये हो जाएगा, ठीक है। A1 कॉलम्स हो गया, ये दूसरा वाला क्या हो गया, A2 हो गया, और ये तीसरा वाला क्या हो गया, AN हो गया। तो एक वर्जन तो ये इट इज ए कलेक्शन ऑफ कॉलम्स। दूसरा वर्जन ये है कि इट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज, अगर आप इस तरह से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ रोज हो गया, ये भी इंटरप्रिटेशन सही है। तीसरा ये है कि इट इज जस्ट ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर। मतलब क्या जरूरत है कहने की कि ये रोज का कलेक्शन है या कॉलम्स का है, जस्ट नंबर्स। मिसाल के तौर पर ये पहला नंबर है, क्या है ये भाई, A11 है। ये दूसरा नंबर है, मतलब ये जेथ नंबर है। A11 के बाद 12 आएगा, 13 आएगा, फिर दूसरी रो में चले जाएंगे, ठीक है, राइट। तो ये बस मतलब है, हमने पहले से पता है व्हाट इज द मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ बता दें जरा मेन डायगोनल एंट्रीज क्या हैं इसमें, इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल एंट्रीज ये होंगी ना, A11 होगी पहली मेन डायगोनल एंट्रीज, फिर दूसरी होगी A22। जरा सोच के बताइएगा इसकी आखिरी एंट्रीज क्या होगी, ANN होगी। MM क्यों नहीं होगी, ठीक है। आपके जहन में जो बात है वो आपके जहन में ये चल रहा है कि जो मैट्रिक्स दी गई है वो स्क्वायर दी गई है ऑर्डर n की, जब भी आपने कह दिया ANN, लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ तो लिखा हुआ है AMN। तो उसमें होता पता क्या है कि M और N में जो भी स्मॉलर होगा ना वहां पे डायगोनल खत्म हो जाएंगे। तो आप ये नहीं कहें NN या MM, आप ये कहें AMM इफ M इज स्मॉलर और ANN इफ N इज स्मॉलर। कहने का मतलब है कि अगर मैट्रिक्स इस किस्म की होगी ना तो बस ये दो डायगोनल होंगे ना, ये वाले, ये 11 और 22, बस ये दो डायगोनल होंगे। लेकिन अगर ये वाली सूरत हाल होती, दिस 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 दिस, तो फिर ये भी डायगोनल बन जाता। डायगोनल का मतलब होता है वो तमाम एंट्रीज जिनका फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स क्या हो, सेम हो, जहां तक भी जाए वो। क्लियर हो गया जी। ओके, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स सब पढ़ा हुआ है हमने, जरा क्विकली कर लेते हैं। ओके ओके, नंबर 3 पे क्यों चले गए भाई, नंबर 2 पे रहो। ऑलराइट, ये कुछ यूजुअल जिसको हम कहते हैं चला गया भाईजान, 2 2 2 2 2। ओके, ये यूजुअल जिसे वो कहते हैं ना थ्योरम्स अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके जी, तो ये सबको पता है कि अगर A और B जो है वो मैट्रिसेस हो ना सेम ऑर्डर की, तो आप कैसे ऐड करते हो, एलिमेंट वाइज ऐड करते हो ना। तो आप A को पहले रखो या B को पहले रखो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कम्यूटेटिव कहलाती है। यस, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। अच्छा, ये क्या है, ये भी असल में वही है तकरीबन, मेरे ख्याल पहले हम B देख लेते हैं। तो ये क्या कहलाती है, जल्दी से बताओ। ये एसोसिएटिव है, राइट। मतलब है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है ना और उसको ऐड करना है तो जाहिर है तीनों वन गो में खैर हो भी सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली पहले दो ऐड करना है, फिर उसके रिजल्ट में तीसरा ऐड करना है। तो आपकी मर्जी है पहले फर्स्ट टू ऐड करना है या लास्ट टू ऐड करना है। तो ये हो गया। अच्छा, सी क्या है, सी क्या है भाई, क्या हो गया यार आप दोनों को, ज्यादा बेचैन लग रहे हो। कुछ नोट्स वोट्स हैं आपके पास? हाँ जी, तो अगर आप जीरो ऐड कर दो ना किसी मैट्रिक्स में तो वो मैट्रिक्स कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये वाले क्या चीज है, इसका सिंपल मतलब ये है कि दो मैट्रिसेस हैं, एक स्केलर है, आपने क्या करना है सम का r टाइम्स लेना है। तो आप पहले सम करके r टाइम्स ले लो, या पहले r ऑफ a r ऑफ b और बाद में सम कर लो। तो ये सारी यूजुअल प्रॉपर्टीज है। सिमिलरली दिस, ये सब सेम है, ठीक है। अच्छा जनाब, ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप मुझे बताएं कि आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन कैसे करते हो, कैसे डिफाइन करते हो, ए बी को कैसे डिफाइन करते हो? हाँ जी, देखिए
एक मिसाल के जरिए से देख सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 2 3 1 2 1 2 1 3 1 5. तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर. हाँ, इसका नाम मैं ए रखता हूं, इसका नाम मैं बी रखता हूं, तो ये वाली एंट्री क्या होगी. हाँ, ये वाली एंट्री, एंट्री बताओ ना ये वाली. तो ये एंट्री क्या होगी ए बी की पहली एंट्री. व्हाट विल द एंट्री ऑफ ए बी, फर्स्ट एंट्री. 8 नहीं होगी, क्या हो गया, भूल गए सब. क्या करते हो, ये वाला कॉलम उठाते हो, इनसे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो, डॉट प्रोडक्ट, फिर नीचे वाले से करते हो, राइट. नीचे वाला क्या होगा जल्दी बताओ. 5. फिर उसके बाद क्या करते हैं आप, 1 3 उठाते हैं. अब क्या हो जाएगा भाई, एंड सो ऑन. ठीक है. इसका एक और तरीका भी, इसका तरीका पता है क्या है. इसका तरीका ये है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो. ए के साथ ये जो बी है ना, बी, इसको इस तरह से लिख लो, B1 B2 B3. कहने का मतलब है वही, कॉलम्स वाइज लिख लो. किसको, बी को. अब ये जो आपके पास आंसर आए ना, ये आंसर ऐसे भी आ सकते हैं, ए B1 कॉमा ए B2 कॉमा ए B3. मतलब है कि ए को आपने फिक्स रखा, यहाँ से कॉलम बी उठाया B1, ए को B1 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखिए ए क्या है, मैट्रिक्स है. B1 क्या है, बी का पहला कॉलम है, तो ए बी का पहला कॉलम आ जाएगा. ये जो आया ना 8 5, ये असल में ये है. आपने ए को किससे मल्टीप्लाई किया है, B1 से, ये वाला कॉलम आया है. ये क्या है, आपने ए को मल्टीप्लाई किया है किससे, B2 से. ठीक है. और ये वाला कॉलम जो आने वाला है वो क्या होगा, इससे, ये ए B3. क्लियर हो गया. यही करते आए हो ना यार आज तक, राइट. तो अब सवाल है मेरा कि व्हाई यू हैव बीन डूइंग दिस. क्या वजह थी कि मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है. तो इसका जवाब क्या देंगे आप में से कोई और तरीका क्यों नहीं हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, व्हाई दिस वन. पहले बताओ कब पढ़ा, सबसे पहले किस क्लास में पढ़ा था ये. हाँ, चलो ए में पढ़ा होगा या इंटर में पढ़ा होगा, राइट. मैट्रिक में तो शायद अभी तक नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया, चलें कहीं भी पढ़ा है. तो देखें उसकी एक वजह बताऊं. टीचर ने बताया होगा ना भाई, दिस इज द वे टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस. बाजू का ऐसे होता है कि रीजन बताते हैं कि why we are doing this. Sometimes कहते हैं कि we are doing this, we will tell you the reason later on. उसका रीजन होता है, वो समझते हैं कि लड़का इतना मेच्योर नहीं है कि रीजन समझ सके, लेकिन लड़का जो है ताबेदार है, राइट. उसको कहोगे ये करो तो वो कर देगा. तो आज हम आपको रीजन बताते हैं कि why मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड दिस वे. ये है असल में, यानी हम आज ये बताएंगे कि why AB is this, A times B1, then second column is A times B2 and so on. तो ये है जनाब रीजन कि वाई वी जो हम करते आ रहे हैं 4-5 साल से, क्यों करते आए हैं. तो उसका रीजन अब मैं आपको बताता हूँ. रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि मैंने आपको कई दफा बताया था ना कि ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास क्या होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. क्या हो गया भाई, ओके. ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है ना, मैंने बताया था कि मैट्रिसेस जो है ना, उसको डिफरेंट मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज ए टूल. सबसे पहला यूज इसका क्या आया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी. क्या किया था हमने, सिस्टम को सॉल्व कर लिया था ना. फिर उसके बाद जो यूज आया था वो क्या आया था, दी कॉलम्स जिनको हम देखना चाह रहे हैं डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो उसको हमने एक मैट्रिक्स में रख दिया. तीसरा यूज जो अभी थोड़ी दिन पहले किया वो ये है कि ए दे डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर स्पेस. यानी ए जो है बेसिकली फंक्शन का काम भी करती है. फंक्शन यही होता है ना, सम रूल विच असाइन समथिंग फ्रॉम हियर अनदर थिंग देयर. तो मैट्रिसेस क्या है, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देती है, राइट. तो आप जरा गौर कीजिए कि ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहा ना एक मैट्रिक्स दे रही है. चलें, अगर दो मैट्रिसेस होंगी
तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन अपने जहन में, मतलब है मिनिमम कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जहन में आएंगी अगर मैं 2 मैट्रिसेस दे दूं? यार आपको 2, यार सिंपल 2 फंक्शन होते हैं ना, तो 2 मैट्रिसेस, हर मैट्रिक्स क्या करती है? एक फंक्शन डिफाइन करती है। लेकिन यहाँ पर एक और भी है, बल्कि वहां पर भी था, कंपोजिट फंक्शन होते थे ना, राइट, कैलकुलस में। यहाँ पर भी कंपोजिट फंक्शन, उसमें क्या मतलब ये कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी है, और ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो एक तीसरा फंक्शन आ जाएगा ना। लेकिन क्या ए बी हमेशा मल्टीप्लाई हो जाएगा? कौन सी कंडीशन होगी जिसमें ए बी डिफाइन होगा? वो तो आप बात कर रहे हो ना इसमें सिंबल में, आप सीधा सीधा उर्दू या इंग्लिश में बता दो यार। सेम हो, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली तो फिर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा, वरना नहीं होगा। तो लेट्स से कि जो ये कह रहे हैं कि साहब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रो सेम है, तो एक तीसरी ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गई। ठीक है जी, तीन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या रिलेशन है वो हम देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें एक पिक्चर बनानी पड़ेगी जरा अच्छी किस्म की। सो लेट्स हैव ए पिक्चर। पिक्चर के बगैर ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो मैं पिक्चर जो है ना वो यहाँ बनाऊंगा, जगह कम है लेकिन कोशिश करते हैं। 1 दोबारा से। मैं खाली एक काम करता हूँ यार, मैं मैं असल में एक ऐसी जगह जाना चाह रहा हूँ मुझे ज्यादा जगह मिल जाए। चले, यहाँ पे कुछ ज्यादा जगह है। हम सॉरी, पेज डिफरेंट है, लेकिन मैं कंसेप्ट के लिए मुझे स्पेस चाहिए होती तो नीचे स्पेस है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट ये है कि आपके पास एक स्पेस है, एक दूसरी स्पेस है और एक तीसरी स्पेस है। सही है। आप एक मैट्रिक्स आपको यहां से वहां ले जाती है, दूसरी मैट्रिक्स आपको यहां से यहां ले जाती है। तो फर्ज कर लेते हैं कि पहली मैट्रिक्स जो है वो बी है और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो क्या है? ए है। बी इज एम बाई पी एंड ए जो है वो ए क्या है भाई? ए इज एम बाई एन। एम बाई एन, ठीक है जी। ए इज सॉरी, बी इज एम बाई पी, ए इज एम बाई एन। ठीक है, ओके, राइट। अच्छा जनाब, अब ये पहली मैपिंग पता क्या कर रही है? आप मुझे बता सकते हो कि बी एम पी, याद है ना? अगर मैं बी के जरिए से कोई मैपिंग डिफाइन करना चाहूं जिसका ऑर्डर एम बाई पी है, तो ये बताओ डोमेन का कौन सी स्पेस होगी और को डोमेन कौन सी स्पेस होगी? हाँ जी, जल्दी। यार जल्दी से भाई, ठीक है, इनके लिए एक असाइनमेंट बनाओ जरा ताकि ये पढ़ने पे लगे। आपको कई दफा बताया यार कि ये जो सेकंड वाला होता है ना पी, यहां से वेक्टर उठते हैं आर पी से और जाते कहां पर है? आर एम में। ठीक है, तो ये आर पी से आर एम में, एक मिनट, आर एम में नहीं जाएंगे, ये आर एन में जाएंगे। ये मैंने रॉन्ग बनाया है, ये एन है। इसको मैं जरा मिटा दूं, ये बहुत जरूरी है क्लियर करना, वरना मसले होंगे आगे जाके। ये वाला जो है ये एन है। और कहाँ चली गई मेरी पिक्चर? अच्छा, पिक्चर तो यही है। यही बनाई थी ना हमने पहले। ओके, तो ये असल में एन था। ए
बी एन पी। अब ये क्लियर हो गया, राइट? ठीक है, बीएनपी का मतलब है कि आर पी में से मैं एक वेक्टर लूंगा, वो मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं एक आर एन में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं एक्स का नाम दे दूं तो ये वाला चीज जो होगी ना, ये बी एक्स हो जाएगा, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, बी एक्स हो जाएगा। क्लियर? अब बी एक्स को आप एक सिंगल वेक्टर लें, ये किस स्पेस में, आर एन में। तो ये देखें, ये एन है ना, इसका मतलब ए जो है इस वेक्टर पे लग जाएगा। तो अब ये इधर जाकर क्या बन जाएगा, ए ऑफ बी एक्स, ए ऑफ बी एक्स। और ये वाली स्पेस कौन सी हो गई आपकी, आर एम हो गई। क्लियर? आरपी से आपने बी अप्लाई किया, आप कहां पहुंच गए, आर एन में पहुंच गए। उस नए वेक्टर का नाम क्या है, बी एक्स है। इस बी एक्स पे आपने ए अप्लाई किया तो आप आर एम में पहुंच गए, और ये क्या है, ए टाइम्स बी एक्स। इसको इस तरह पढ़ें, ए ऑफ बी एक्स, इस तरह पढ़ें, ए ऑफ बी एक्स। अब मुझे बताओ कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं, ये हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं, ये ए ये है, बी ये है, तो ए बी डिफाइन हो सकता है? हो सकता है, इसलिए हो सकता है कि ये एन क्या है, सेम है ना। तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई पी। ठीक है, अच्छा, ए पी इज एम बाई पी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर ये एक वेक्टर उठाऊं जो किस में है, आरपी में है, और इस पे मैं अगर ए बी लगा दूं, ए बी डायरेक्ट, यानी पहले मल्टीप्लाई किया ए बी, तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा ना। ये वाला वेक्टर क्या होगा, ए बी ऑफ एक्स। तो अब क्या ये दोनों सेम है? देखिए, टेक्निकल फर्क समझ लें आप। एक है ए ऑफ बी एक्स, दूसरा क्या है, ए बी एक्स। यानी वही वही बात होगी, जो ऊपर वाला है ना वो कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, एक फंक्शन पर दूसरा लगाया। नीचे वाला क्या है, देखें ऊपर भी कंपोजिट है, नीचे भी कंपोजिट, लेकिन ऊपर हमने क्या किया है, हमने सिंप्लीफाई नहीं किया काम को। पहले हमने इमेज ली, किसकी इमेज ली हमने, एक्स की इमेज ली, बी एक्स पे पहुंच गए। फिर बी एक्स की इमेज ली, ए ऑफ बी एक्स पे पहुंच गए। दूसरे खास अंदाज में डिफाइन करें, सेम इफ we define ए बी इन ए सर्टन वे, यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ इन ए सर्टन वे। वो वे वही है, कौन सा वे है, ए बी हमने कैसे लिखा था अभी, ए बी बराबर किसके होगा, पहला कॉलम कैसे आएगा, ए ऑफ बी वन, दूसरा कैसे आएगा, ए ऑफ बी टू, और फिर ए ऑफ बी एम जो है, right? तो वो अब हम उधर लेके चलते हैं, ये पिक्चर की जगह वहां नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ बनाई है। सो लेट्स गो बैक देयर। अब जरा कोई क्लिक कर लेते हैं, हम कोई खास मसला नहीं है। ओके, all right, matrix multiplication, okay, all right। तो ये हम कहाँ पहुंच गए हैं भाईजान, पेज नंबर 1, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, डिफाइन द प्रोडक्ट। चलो ठीक है, ये हो गया। इसको हमने असल में जो है ना, ये वही है जो मैंने पिक्चर बनाई थी। पहले वाला क्या है, सिलो चल रहे हैं, पहले बी एक्स ले रहे हैं, फिर उसका ए ले रहे हैं। राइट वाला क्या है, पहले मल्टीप्लाई करके एक्स को एक्स पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसका जो काम होगा ना, इसका काम वही है, बात सिंपल है। अब ये जो अगले पेज पर है वो हम आपको बता देते हैं। डिफाइन दिस, लेट्स गो टू द थर्ड पेज। ओके,
ओके जी, सो लेट्स सी, दोबारा से देख लेते हैं, माइक बंद हो गया था। ओके, हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि वाई ए बी इज डिफाइंड द वे इट इज डिफाइंड, ठीक है। ये दो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत पुराने जमाने में बताया गया था। तो हमने ये लिया बी, ये लिया हमने एक्स, हम असल में ये चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, ए ऑफ बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए बी ऑफ एक्स, ठीक है। पहले केस में क्या हो रहा है, पैदल चल रहे हैं, यानी पहले x को b से मल्टीप्लाई करके कहीं से कहीं पहुंचे, फिर उस पे a लगाया तो एक तीसरी स्पेस में चले गए। दूसरा वाला क्या है, abx, पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया और डायरेक्ट स्पेस 1 से स्पेस 3 में पहुंच गए, राइट। ओके, तो ये आपका b था, ये आपका bx ये हो गया, abx ये हो गया। यहाँ से आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, कम्यूटेटिव नहीं, सॉरी, इसको क्या कहेंगे आप, वो एसोसिएटिव होता है ना, ए जो है, नहीं डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव पता है क्या होता है कि आपने ये जो मल्टीप्लिकेशन वन टाइम हो रही थी ना, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। फिर x1 बाहर आ गया। अच्छा, अब इस चीज को जो है ना हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब अब क्या हुआ कि ये वाले जो चीज है ना, ये वाला है, ये वाला है ना, यहाँ से शुरू की ना कहानी। लेकिन अगर हम ए बी को इस तरह से डिफाइन कर लें, इस प्रोडक्ट को, जो बहुत पहले से डिफाइन किया हुआ है लेकिन रीजन नहीं बताया था, हम इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हम ए बी को इस तरह से कर लेंगे ना, तो जब हम इसके साथ x लगाएंगे तो x यहाँ आ जाएगा, फिर ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। पहले वाला क्या है, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इस पर सही तरह पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले वाला क्या है, a ऑफ बी एक्स, दूसरा वाला क्या है, ए बी ऑफ एक्स, समझ गए। ए ऑफ बी एक्स और ए बी ऑफ एक्स में फर्क समझ में आ रहा है? जरा तुम बताओ अपनी जबान में क्या क्या समझ। नहीं, अभी भी सही नहीं बोला, पहले जुमला सही बोलो, बोलो जल्दी से, क्या बोला था अभी आपने शुरू में, पहला सेंटेंस। नहीं, आप ये कहो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ए ऑफ बी एक्स, पहले ये एक्सप्लेन करो। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की टर्म में ए ऑफ बी एक्स का मतलब ये है कि पहले आप एक्स को यहां ले गए, ये है, ये असल में दूसरा वाला है, उसमें बोला ही मैंने, ये ए ऑफ बी एक्स का मतलब यही है कि पहले आप बी अप्लाई कर रहे हो ना, बी करके आप यहां पहुंचे हो, फिर आप इस पे ए अप्लाई कर रहे हो, तो ये फिर आप यहां पहुंच जाओगे, ए ऑफ बी एक्स, ये मतलब है उसका, ए ऑफ बी एक्स। दूसरे का मतलब ये कि आप डायरेक्ट यहां से यहां जा रहे हो, ए बी ऑफ एक्स, यानी दरमियान में है ना, आप ट्रांजिट नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहाँ से जो है ना वो जा रहे हो वाशिंगटन, आप दुबई के जरिए से नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों का, और ये जब ही होगा जब ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये इस तरीके से डिफाइन की जाएगी जो आपको बचपन से बताया गया है। बस ये खेल है। मेरा ख्याल है पहले तो इसलिए नहीं बताया गया था कि उसमें आप मेच्योर नहीं थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि अभी भी जल्दी बता दिया। Am I right or wrong? सही है जी, ओके। बहरहाल यू नो द मैट्रिक्स, हमने ये वाला तो अभी समझा दिया ना आपको, राइट, यानी कि हमने आपको समझा दिया, ये असल खेल ये था बस। वी हैव ए ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स, अगर ए बी आप इस तरह से डिफाइन कर लें। चलो जी, अल्लाह खैर सल्लाह, आगे चलो भाई। ओके, नंबर 4, राइट। अच्छा, अब ये जो है ये सिर्फ एक्सरसाइज है, इसमें और कुछ नहीं रखा। लेट्स सी, देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या करना है, आपने इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना है, किसका, ए बी का करना है, ठीक है। तो आपके पास बेशुमार तरीके हैं। आज का तरीका तो ये है ना कि ये जो ए बी है ये बराबर होगा ए टाइम्स बी वन, दूसरा कॉलम क्या होगा, ए टाइम्स बी टू। तो आप यही कर रहे हो ना, ये ए है, ये आपका बी वन है, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर आप क्या कर रहे हो, ए ऑफ बी टू, ये आपका ए है, ये बी टू है, ये वाला है ना बी टू, ये वाला बी टू था, और ये वाला क्या था भाई, बी वन था, ये आ गया। तो अब इन दोनों को आपने साइड बाय साइड लिख दिया, राइट। पुराने जमाने में आप क्या करते थे, पुराने जमाने में देखिए, पुराने जमाने की बात मैं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन जो है ना ऐसे भी डिफाइन कर रही थी, और अगर आप याद करें तो आपने ऐसे डिफाइन किया होगा, ए के साथ लिख दिया होगा 2 6,
-3 -7। उसके बाद क्या किया होगा, ये दो नंबर उठाकर इनसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना आप, और ऐड कर रहे होंगे, तो वो यही काम तो कर रहे हैं। पहले ये कि हम एक साथ करते थे, अब हम बता रहे हैं कि हम पहला कॉलम जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम ये उठाएंगे, इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ये वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी चीज है, राइट। ठीक, अच्छा लेकिन इसमें जो कमेंट्स होते हैं वो बड़े मजेदार होते हैं। आपने ये कैसे निकाला है, मैं जरा दोबारा से क्लीन अप ऑप्शन कर दूं, आपने ये कॉलम कैसे निकाला है? आप कहेंगे मैंने ये ऑपरेशन किया है, सही है ना, लेकिन ये ऑपरेशन क्या किया है कि आपने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है, जबकि वेट जो है वो 2 6 है। वेट कहां से लिए गए हैं, पहले कॉलम से। और दूसरा जो आपने काम किया है ना, वही ए है, वही लीनियर कॉम्बिनेशन है, लेकिन वेट्स कहां से लिए गए हैं, अब सेकंड कॉलम से। तो अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक और डेफिनेशन आ गई, AB is equal to something called C, where first column of C and second column of C is nothing but a linear combination of vectors of A। लेकिन उसके जो वेट्स होते हैं वो कहां से लिए जाते हैं, अगर प्रोडक्ट का आपने पहला कॉलम देखना है तो B के पहले कॉलम को उठाएं, उसकी एंट्रीज वेट बन जाती हैं, कॉलम वेक्टर्स वही रहते हैं A के। प्रोडक्ट की अगर आपको सेकंड कॉलम लेना है तो क्या करें, ए वही रहेगा, लेकिन बी का सेकंड कॉलम उठाएंगे और उनके नंबर को क्या लेंगे, एज ए वेट यूज करेंगे, और ए का क्या ले लेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये सब के सब जो है ना, ये कॉलम भी ए के वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या है, ए का लीनियर कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ पर वेट कहां से आ रहे हैं, B1 से, और यहाँ पर वेट कहां से आ रहे हैं, B2 से आ रहे हैं। तो ये एक और इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, each column of AB is a linear combination of the columns of A using weights from the corresponding columns of B। Okay, all right, okay, चलें जनाब, यहाँ पे कुछ जरा थ्योरेटिकल आपकी वो हो रही है, मतलब प्रैक्टिस हो रही है थ्योरेटिकली। ओके, अरे जनाब इसमें अब इसमें सिर्फ आपका वो चेकिंग कर रहा है कि डू यू नो के मल्टीप्लिकेशन से पहले पहले क्या चेक करना चाहिए। ये कह रहा है कि इफ ए इज 4/3, ये क्या है, 4/3 है, नजर आ रहे हैं, 4 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। दूसरा क्या है भाई, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये तो ए भी तो डिफाइन होगा ना, इसलिए कि ये दोनों क्या है, 3 3 सेम है ना, तो ए भी तो डिफाइन हो गया, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होगा, 4/2। तो ये कह रहे हैं कि बस जरा बता दो, तो बस बता देते हैं यार, जाहिर है हमें एंट्रीज ही नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि इसमें 4 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। अच्छा, अब बी ए जो है, जाहिर है बी का मतलब क्या है, 3/2, और ए का मतलब क्या है, 4/3। तो ये क्या है, सेम नहीं है ना, तो क्या लिखूं यहाँ पे, विच इज, हाँ, इनवैलिड लिख लो या विच इज नॉट डिफाइंड लिख लो, एक ही बात है, यू आर राइट, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये वही बात आ गई कि अगर एक m/n है, दूसरा n/p है, तो a भी डिफाइन होगा, m/p होगा, राइट। इसलिए ये दोनों नंबर क्या है, सेम है, ये n और वो n क्या है आपका, सेम है। ठीक है जी, ऑलराइट, चलें जनाब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कोई नई चीज नहीं आप सीख रहे, मल्टीप्लिकेशन वही पुराना दोस्त है आपका, लेकिन उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं आप, कि कहीं वो क्या बन जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं वो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, द कॉलम ऑफ प्रोडक्ट is basically the linear combination of columns of A, where weights are different taken from the different columns of B। तो ये different interpretation पढ़ रहे हैं, चीज वही पुरानी है। ओके, चलते हैं आगे 6 की तरफ। ओके, ऑलराइट, अच्छा अभी एक और कहानी आपको बता रहा है, ये कहानी भी पुरानी है। हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऐसे है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग। रो कॉलम इसलिए कहते हैं कि इसका जो मतलब होता है वो यही होता है ना,
ये पहला कॉलम है B1 बी का, और ये ए की सारी रोज से डॉट प्रोडक्ट लेकर जो है ना पूरा कॉलम आ जाएगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रो कॉलम रूल फॉर कंप्यूटिंग ए। ओके, अच्छा कहते हैं कि अगर ये स्मॉल साइज हो फिर तो ठीक है ये रूल, लेकिन एक रूल और भी है कि अगर आपने मल्टीप्लीकेशन लेनी है ना, आप अगर डायरेक्ट किसी एलिमेंट की तरफ जाना चाहते हैं आई जे, तो आपको याद है ना आपसे क्या कहा था कि अगर आप आई जे की तरफ जाना चाह रहे हैं तो पहले आप ए की आईएथ रो उठाएंगे, ये रही ए की आईएथ रो, और जे का क्या और बी का क्या उठाएंगे, जेथ कॉलम, और ये एंट्रीज को आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये ए बी आई जे बन जाएगा। मतलब है कि इसमें अब वो जरूरी नहीं है कि आप जो है ना वो पहले कॉलम जनरेट करें, इस रूल के हिसाब से आप रोज को भी क्या कर सकते हैं, पहले जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, बाज़ औक़ात पता है क्या होता है, हमें पूरा ए टाइम्स भी नहीं चाहिए होता, हमें फर्ज कर लें ये जो है वो 100/10 है और बी जो है वो 10/99 है, तो ए बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए बी का 100/99। लेकिन हमें बाज़ औक़ात इतने सारे नंबर नहीं चाहिए होते, हम कहते हैं यार मुझे ये वाला नंबर बता दो प्रोडक्ट का 50,30, तो आप कैसे निकालोगे, सिर्फ 50,30 एलिमेंट्स प्रोडक्ट का चाहिए। यस, यानी ए की आप 50th रो उठाएंगे और बी का 30th कॉलम उठाएंगे, आपस में डॉट लेकर ऐड कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज द वन। आगे चलते हैं। ये असल में वही है जो रूल अभी मैंने बताया था ना आपको, ये हाँ जी, ये पता क्या कर रहे हैं आपके लिए, ये वही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पता क्या कर रहे हैं, ये कहते हैं कि ना मल्टीप्लिकेशन को हम इस तरीके से लेते हैं कि अगर हमें ये वाला एलिमेंट निकालना है ना, यानी ये बेसिकली वही हो रहा है, रो वाइज चल रहा है। क्या चल रहा है, रो वाइज, पहले ये एलिमेंट निकालेगा, फिर ये एलिमेंट निकालेगा, फिर ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, रो वाइज चल रहा है, ठीक है। रो वाइज चलने का मतलब पता सिर्फ क्या है, आप इसका मतलब ये कि ये एंट्रीज क्या है, 1 1 है ना, तो आप क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो ये बोल्ड में यही बता रहा है। ये वाली एंट्रीज कौन सी है भाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो अब ये देखें फर्स्ट रो उठी बोल्ड है, और ये क्या है, सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, ये क्या है जनाब, क्या इसकी पोजीशन क्या है, 2 1, इसका मतलब आपने क्या करना है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, आखिर में इसकी क्या पोजीशन है भाई, 2 2, सही है, तो ये होगा सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ऐड कर लें तो आ गया। तो मेरा ख्याल है शायद आप बचपन में शायद यही करते थे ना, मल्टीप्लिकेशन आप रो वाइज निकालते थे, अब इसमें आप रो वाइज भी निकाल सकते हो, कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो, उल्टे सीधे ऑर्डर में भी जा सकते हो, आप पहले यहाँ भी जा सकते हो, आप कहोगे इसका मतलब है कि मुझे सेकंड रो और सेकंड कॉलम लेना है, ठीक है। लेकिन ये इतना उल्टा सीधा नहीं करते, वो दो ज्यादा मशहूर हैं, या तो रो वाइज चले जाओ या कॉलम वाइज। ओके जी, सो ये था नंबर, ओके। अच्छा जनाब, देखिए क्या होता है, मैथमेटिशियन क्या करते हैं, कुछ एक्सियूम्स होते हैं उनके पास, ठीक है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, फिर कुछ थ्योरम्स होती हैं। तो इन्होंने पहला क्या किया था काम, मैट्रिसेस का एडिशन था ना, तो एक थ्योरम डाल दी थी। अब मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है, और जाहिर है जब मल्टीप्लिकेशन पे पहुंचे हैं तो एडिशन भी आपको पता है, तो एक थ्योरम 2 उन्होंने रख दी जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होंगी, मैट्रिक्स का एडिशन भी और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी। तो बस यही काम किया है इन्होंने। ये देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ क्या हो रहा है, मैट्रिसेस है ना आपके पास 3, तो 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के 2 ही तरीके हैं। देखें, एक तो है कि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी अगर डिफाइन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी सी ए भी डिफाइन होगा, नहीं, समझे ना। देखिए आमतौर पर कंफ्यूजन पता कहां से होता है, रियल नंबर में 2 3 4 क्या हो गया, 24 हो गया, आप कहेंगे सर 24 ऐसे भी आ सकता है, 4 2 3 एक और कॉम्बिनेशन से भी आ सकता है, लेकिन मैट्रिसेस में केयरफुल रहना पड़ता है। अगर ए भी है
तो जरूरी नहीं है कि बी ए डिफाइन हो। तो हम जब ये कहते हैं ना कि ए बी सी डिफाइन है, तो हम असल में ये कहते हैं, ये लिखा हुआ है जुमला, एक पॉलिटिकल जुमला, साइजेस फॉर विच द इंडिकेटेड सम्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड। ठीक है, यानी हम पॉलिटिकली काम कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट लिखा है तो उसकी चेकिंग पहले हो चुकी है कि वो प्रोडक्ट डिफाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके राइट। तो ए वाला क्या है, ये लिखा हुआ है, ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब यही होता है कि पहले आप लास्ट टू को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट से कर लें, या फर्स्ट टू को करके लास्ट से कर लें, लेकिन ऑर्डर नहीं चेंज होगा। कौन सा ऑर्डर, प्लेसमेंट नहीं चेंज होगी, सॉरी एबीसी की, ऑर्डर तो चेंज हो गया ना। ऑर्डर का मतलब है कि हमने शुरू में क्या किया है, यहाँ पे लास्ट टू किए हैं, यहाँ पर क्या है फर्स्ट टू किए हैं, लेकिन एबीसी जो है वो एबीसी ही रहा है। तो ये एक थ्योरम है। दूसरी थ्योरम ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी लेफ्ट पे आपने ए रखा, राइट पे क्या रखा, बी प्लस सी। अब आपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी प्लस बी सी, ये कहलाता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या कहलाता है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये सिंपल लॉ है कि दो मैट्रिसेस हैं और एक स्केलर है, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। और ये वो मशहूर चीज है, कौन सी, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, यानी अगर आप ए को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें, लेकिन शर्त यह है कि वो मल्टीप्लीकेशन डिफाइन हो। तो सॉरी, अगर ए को आप आई एम का मतलब क्या, आइडेंटिटी। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल है हमने ऊपर लिख ही दिया यहाँ पे, ए क्या है, एम बाई एन, है ना। इसका मतलब है अगर हम लेफ्ट पे कोई आई रखेंगे तो वो एम बाई एम की होनी चाहिए ना, इसलिए कि इसके साथ जो है ना वो मैचिंग हो जाएगी। और अगर हम राइट पे लिख रहे हैं आई, तो वो एन बाई एन होनी चाहिए, ताकि फिर इसके साथ मैचिंग हो जाए, इसके साथ मैचिंग। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं। अच्छा, वार्निंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। वार्निंग इसलिए इंटरेस्टिंग है कि हमें जो रियल नंबर पे आदत पड़ी होती है ना, क्या 2 × 4 = 4 × 2 की, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वो हो। एक तो ये जरा वार्निंग है। दूसरी वार्निंग ये है कि वहां पर हम जनाब वाली ये कहते थे कि अगर हम दो नंबरों का सम अगर जीरो है, सॉरी प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो उसमें क्या होता था, कम से कम एक नंबर जीरो होना चाहिए ना। इसमें दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, और सरप्राइजिंगली दोनों नॉन जीरो भी हो सकती हैं। तो ये भी एक सरप्राइज है जो रियल नंबर से हट कर है, राइट। तो इसीलिए इसने कहा है कि ये नॉट ऑल रियल नंबर प्रॉपर्टीज आर वैलिड इन मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर यही है कि वहां पे तो 2 4 और 4 2 होता था ना, लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि ए बी, और बल्कि इसमें देखो और भी मसला है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ए बी और बी ए जो है वो डिफाइन हो जाते हैं, लेकिन हो सकता है मैट्रिसेस डिफरेंट हो, लेकिन बाज़ औक़ात तो डेफिनेशन ए बी तो पॉसिबल होती है और बी ए पॉसिबल ही नहीं होती। दूसरा क्या है, अच्छा एक और भी मसला था पुराने जमाने में, ये होता था कि अगर हम ये कहते थे ना, क्या कहते थे कि अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा वाई, तो हम अल्फा को क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे। यानी हम ये कह सकते थे कि एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ए बी बराबर ए सी हो तो हम ये नहीं कह सकते कि बी और सी क्या है, इक्वल है। ठीक है। और अगर प्रोडक्ट जीरो, तो पुराने जमाने में उम्मीद की जाती है कम से कम एक नंबर जीरो होगा, लेकिन यहाँ दोनों भी क्या हो सकते हैं, नॉन जीरो हो सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, पेज नंबर 114, 116, 116, अगर आपने बुक खरीदी है, वरना मैंने तो LMS में रखी भी ना ई कॉपी। ठीक है, तो ये यूजुअल प्रॉपर्टीज और वार्निंग्स हैं, राइट। चले नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ओके, ऑलराइट, प्रोडक्ट ऑफ ए, क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ ए। ओके, पावर, सही कह रहे हैं आप। ओके, पावर ऑफ ए, बड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पे जल्दी हो जाए। जैसे नंबर की पावर होती है ना यार, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 × 2 × 2 8 हो गया। इसी तरीके से ये भी पावर है। A3 का मतलब है कि आपने ए को 3 दफा या 2 दफा, 2 दफा करना है। मल्टीप्लीकेशन तो 2 ही आएगी। जब ए स्क्वायर करते हो तो उसमें 2 मल्टीप्लीकेशन आती है, एक आती है तो A3 का मतलब है आपने ए को अपने
आपसे 2 दफा मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये पहला मल्टीप्लीकेशन हुआ ना, फिर उसके बाद ये दूसरा हुआ, राइट। तो बहरहाल आंसर आ गया, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। असल खास बात ये है कि ये नंबर अगर लार्ज है, 3 के बजाय अगर 50 है या 100 है, फिर क्या करोगे भाईजान? फिर तो ये नहीं, फिर तो ये होगा। अच्छा ठीक है, आपकी बात में समझ गया कि मैनुअली नहीं होगा, कंप्यूटर कर देगा। लेकिन भाई कंप्यूटर भी एक खास स्टेज तक जाता है, वो भी कर तो देगा लेकिन वो भी इतना टाइम लेगा कि आप बोर हो जाएंगे। उसके लिए फिर देयर आर अदर वेज टू गेट हायर पावर। क्या है अदर वेज? यानी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, फिर उसमें ये होगा कि ये जो पावर है ना, ये सिंपली जो है ना एलिमेंट्स की पावर में चेंज हो जाएगी। तो ये भी जो है ना मेथड पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, फिलहाल ट्रांसपोज क्या है? ट्रांसपोज सिंपल है। ट्रांसपोज क्या होती है भाई? ये होती है जो आपके सामने, कि आपके पास, अगर आपके पास ए है और आपने ए टी लिखना है, तो आप क्या करोगे? जो पहली रो है उसको क्या कर दोगे? पहला कॉलम बना दोगे। यही करते हैं ना, दिस इज ट्रांसपोज। और जो दूसरी रो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, और जो थर्ड रो है वो क्या हो गई? थर्ड कॉलम में चेंज हो गई, राइट। तो ये दे ट्रांसपोज। इसका मतलब है अगर ए जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एन बाई एम, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? एम बाई एन हो जाएगा, ठीक। बल्कि उल्टा हो गया, राइट। ए अगर एम बाई एन है तो ट्रांसपोज क्या होगा? एन बाई एम होगा। और उसका नोटेशन क्या होता है? ए टी, ठीक है। ये भी आपने सब पढ़ा हुआ था, पुराना जमाने की बातें। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो कोई खास चीजें नहीं हो रही हैं। मतलब है कि ये आप कई दफा ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करा रहा है यार, और कुछ भी नहीं करा रहा। या बेसिकली एक रूल भी बता रहा है। रूल पता है क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि ये जो है ना ए बी ट्रांसपोज, ए बी ट्रांसपोज जो है ना वो इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। यानी ए बी का अगर ट्रांसपोज लेना है ना, एक तरीका तो सिंपल है यार, आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद ट्रांसपोज ले लो। लेकिन अगर ऑलरेडी ट्रांसपोज कैलकुलेटेड है तो आप उनकी मदद से भी निकाल सकते हो, तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। और ये वो समझा रहा है आपको, और खास बात नहीं है। ए बी कह रहा है पहले ए बी निकालो, तो जल्दी निकाल लेते हैं। क्या नंबर आएगा यहाँ पे? जल्दी बताओ फटाफट। मेरे ख्याल यहाँ 1 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे भी 1 आएगा। यहाँ क्या आएगा जनाब? 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, ठीक है। तो अब ये ए बी ट्रांसपोज क्या हो गया? 1 4 10, ओके। अच्छा जनाब, अब हम निकालते हैं ए टी बी टी। क्या निकालते हैं? ए टी बी टी। तो ये ए ट्रांसपोज कैसे आया है? ये इस ए के आपने रो को क्या बना दिए? कॉलम्स। और ये क्या है? बी ट्रांसपोज कैसे आया? कॉलम। अब ये चीज आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप जरा बी टी ए टी कैलकुलेट करें, तो ये क्या आना चाहिए आपके पास? सेम आना चाहिए, ठीक है। ये चीज नहीं, इसमें कोई रिलेशन है आपस में? मेरे ख्याल है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए कि रिलेशन ये नहीं है, रिलेशन असल में ये है, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी टी ए टी। तो बेसिकली ये जो एंट्रीज आएंगी ना, ये वाली आनी चाहिए। तो ये ना ए बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, वो क्या था? वो हमने पहले प्रोडक्ट लेकर ट्रांसपोज लिया है ना, ये प्रोडक्ट है, ये ट्रांसपोज है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? पहले ट्रांसपोज लेकर बाद में प्रोडक्ट, लेकिन सेम आएगा। तो देख लेते हैं, 1 2 0 और 1 0 2 क्या आएगा? क्या है जल्दी बताओ यार। 1 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो ये 1 आ गया। जब आप नीचे चलेंगे 2 और ये क्या आ गया यार? 4। इसका मतलब है ऊपर कोई मिस्टेक की है। नहीं सही है, ये वाला है, मैं उसको देख रहा था। सही है, ये वाला है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 6 and 4 10। बिल्कुल सही हो गया। ये जस्ट प्रैक्टिस थी यार, आपको पुराने जमाने में पता था, आपने बहुत ट्रांसपोज निकाले, तो सिर्फ वार्म अप एक्सरसाइज कह लें इसको। हाँ, ओके, दिस इज अ वार्म अप एक्सरसाइज।
ओके जी, थ्योरम 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 थ्योरम। ओके, मैंने कहा ना, जिस मैंने पहले ही बता दिया था कि मैथमेटिशियन क्या करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स आते हैं, कुछ थ्योरम आती हैं, फिर डेफिनेशन आती हैं, और जब एक डेफिनेशन आ गई तो एक और थ्योरम आ गई। अभी डेफिनेशन क्या ली हमने, ट्रांसपोज वगैरह की, तो ये ट्रांसपोज की एक थ्योरम आ गई कि साहब अगर ए का आप डबल ट्रांसपोज करेंगे, डबल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापिस ये आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ट्रांसफॉर्म ए। और दूसरा क्या है, ए प्लस बी को ट्रांसफॉर्म कर लें या पहले ट्रांसफॉर्म कर लें और बाद में ऐड कर लें, बात वही सेम आ गई। अच्छा, अब स्केलर में ये होता है कि स्केलर जो है ना, जब बाहर निकलेगा तो उसमें टी इसलिए नहीं लगाएंगे कि दो का अगर आप ट्रांसपोज ले भी रहे हैं तो दो ही रहेगा ना, इसलिए कि टू क्या है, एक स्केलर है ना, तो इसलिए यहाँ पे आर के ऊपर टी लगाने का कोई मतलब जरूरत नहीं है। अच्छा, ये वही चीज है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी कि ए बी ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। और अच्छा, जरा इसका प्रूफ कर लेते हैं कि ये तो दो के लिए ना, तो इसका इसका प्रूफ करते हैं कि ए बी सी ट्रांसपोज बराबर किसके होने चाहिए, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, लेकिन इसको प्रूफ करेंगे इस रूल की मदद से। तो जनाब बताओ जरा जल्दी से, मेरे ख्याल इसने खुद ही कर दिया कि ए बी सी टी का मतलब क्या है कि पहले आप किसी दो को तो करोगे ना मल्टीप्लाई, ए बी को कर लेते हैं, बिल्कुल सही। अब ए बी को आप एज ए सिंगल मैट्रिक्स लेके चलें, तो ए बी एक मैट्रिक्स है, सी दूसरी है, तो इसका जब ट्रांसपोज होगा ना तो रिवर्स ऑर्डर में चला जाएगा, सी टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी। अब ए बी ट्रांसपोज वही हो गया, उल्टे ऑर्डर में चला गया, तो ये क्या आ जाएगा, बी टी इंटू ए टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था हमें, सी टी बी टी ए टी, ए बी सी ट्रांसपोज इज सी टी बी टी और ए टी, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या हो गया, कौन सा चैप्टर था ये, ठीक है, ये 2.1 हो गया ना, सही है। अच्छा, अब हम देखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या हो गया भाईजान, गो गो गो, लीनियर अलजेब्रा। सर मैं एलएमएस से लेना पड़ रही है मुझे फाइलें, इसलिए स्लो चल रहा है। एलएमएस पता नहीं क्यों हमेशा ही स्लो चलता है। ओके गुड, आ गया, अभी शेयर करते हैं। 2.2 की तरफ जा रहे हैं हम, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके जी, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑलराइट। कई दफा पढ़ चुके हो इनवर्स, दोबारा पढ़ लेते हैं यार,
देखिए इसका आइडिया जो है वो है 7 का इनवर्स क्या होता है? आप कहेंगे 7 का इनवर्स 1/7 होता है। क्यों होता है? इसलिए कि 7 और 1/7 को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाता है। तो 7 के इनवर्स को जो है आप लिखते तो 7 इनवर्स हैं, लेकिन रियली 7 इनवर्स क्या है? वो 1/7 है। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये कि 7 का इनवर्स 1/7 इसलिए है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने किसी भी ऑर्डर में 7 टाइम्स 1/7 कह लें या 1/7 टाइम्स 7 कह लें, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहां पर इन्होंने अब ये कहा कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाई? इन्वर्टेबल कहलाएगी। अगर एक और मैट्रिक्स सी हो जाए उसी ऑर्डर की, कि ये कंडीशन क्या हो जाए? सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, यानी दो मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई होकर किसी भी ऑर्डर में ले लें, यानी सी ए कह लें या ए सी कह लें, और वो आइडेंटिटी आ जाए, तो ए और सी दोनों एक दूसरे का क्या होंगे? इनवर्स होंगे। ठीक है, अच्छा इसमें स्क्वायर इसलिए जरूरी है कि अगर स्क्वायर नहीं होगा ना, फिर पता है क्या होगा मसला? फर्ज कर लें ए जो है वो 3/2 है, सही है। अगर फर्ज कर लेते हैं अभी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट कि इसका इनवर्स सी है, तो सी का क्या ऑर्डर होना चाहिए? कम से कम आधी इंफॉर्मेशन तो आपको पता है ना। अरे भैया ये तो तूने बिल्कुल ही लुटिया डबो दी यार। ये तो दोनों ही नहीं सेम है, तो मल्टीप्लाई क्या होगा भाई? अगर ए और सी एक दूसरे के इनवर्स हैं तो पहले तो मल्टीप्लाई हो ना, बाद में कुछ और देंगे तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं इसलिए तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं होगा। बताओ क्या होगा अगर ये नहीं है तो? मैंने कहा था ना आधी इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं। पता क्या है आधी इंफॉर्मेशन? वो ये है कि कम से कम इसको टू तो होना है ना भाई, ताकि कुछ आगे तो चले गाड़ी। इसके बारे में छोड़ दें अभी, जो मर्जी है। अगर ये डिफाइन हो गया, सही है, तो मुझे ये बताओ कि फिर ये भी डिफाइन होना चाहिए। अब पी क्या हो गया जल्दी से बताना? फिर ये हो गया। लेकिन अब एक मसला आ रहा है, ये वाला जो ऑर्डर है ना, इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद 2/2 का बन रहा है, और ये वाला जो है 3/समथिंग होगा ना, 3/p होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो भूल जाइए, क्या इनवर्स नहीं निकलेगा ना, कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो लिहाजा इनवर्स सिर्फ किस मैट्रिक्स का निकलता है? स्क्वायर का। अच्छा, और ये भी जरूरी नहीं है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ए इनवर्स। खास किस्म की मैट्रिसेस होती हैं जिसका क्या होता है? इनवर्स होता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब एक अगेन बात आ गई कि क्या गारंटी है कि इनवर्स यूनिक होगा? ये तो नहीं है कि एक मैट्रिक्स है उसके एक से ज्यादा इनवर्स है, तो परेशानी शुरू हो जाएगी भाई कौन सा इनवर्स है। तो उसके लिए हम क्या प्रूफ करते हैं कि इनवर्स क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, अच्छा अब यूनिक का मतलब पता है क्या है? यूनिक का मतलब यह है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी मेथड लगा लें, इनवर्स एक ही आएगा। तो मैथमेटिशियन ऐसी चीजों को पता है किस तरह प्रूफ करते हैं? वो कहते हैं चलें थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं? कि ए के कितने इनवर्स हैं? 2 हैं। और अगर हम वैलिड कैलकुलेशन के बाद ये शो कर दें कि बी और सी सेम है, तो इसका मतलब है बात खत्म हो गई। आप कुछ भी कहते रहें, आप कहते रहें कि बी एंड सी डिफरेंट है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन तो ये बता रही है, देखें यहाँ बी है, उधर क्या लिखा हुआ है? सी है। तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। देखें प्रूफ कैसे कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, देखिएगा भी, सुनिएगा। बी बराबर बी आई, सही है, इसलिए कि आई से तो आइडेंटिटी है ना। अच्छा, अब आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कैन आई राइट ए सी हियर? कौन इसका जवाब देगा कि मैं आई की जगह ए सी क्यों लिख रहा हूँ? जल्दी बताओ यार, आई की जगह ए सी क्यों लिख रहा हूँ? इसलिए लिख रहा हूं कि मैंने कहा था ये मेरा जो ए है ना, इसके 2 इनवर्स हैं, तो ए बी भी आइडेंटिटी होगा और ए सी भी क्या होगा? वो भी आइडेंटिटी होगा। तो मैंने उसका फायदा उठाया कि आई की जगह क्या लिख दिया? ए सी लिख दिया। अच्छा, आगे बताओ क्या करना है? खुद बता रही है थ्योरम क्या करना है, लिखा हुआ है आधी हिंट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाओ ना यार।
तो क्या लिखूं यहाँ पे बी। अच्छा ए भी आइडेंटिटी है, लेकिन तो क्या क्या ख्याल है बी ए के बारे में? जब दो चीजें एक दूसरे का इन्वर्स होती है ना, तो हर ऑर्डर में प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए ना। तो ये वाला बी ए क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। सी वैसे ही लगा हुआ था, आई सी किसके बराबर हो गया? सी के बराबर। तो जरा देखिए आप, आपने कहानी कहां से शुरू की थी? बी से, और इनवर्स की प्रॉपर्टियां लगाते लगाते आप कहां पहुंच गए? सी पे पहुंच गए। इसका मतलब है, क्या मतलब है? इनवर्स इज यूनिक, यूनिक, यूनिक। All right, so the inverse is unique since any two inverses coincide. तो अब इनवर्स को जो है ना, वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। किस तरीके से डिनोट किया जाता है? ए की पावर -1 से। ओहो, इतनी दूर कहां चला गया यार। ओके, ओके जी। ऑलराइट, हम कहाँ पे थे? ओके, तो ये हमने प्रूफ कर लिया इनवर्स इज यूनिक। और अच्छा, जब यूनिक हो गया ना, तो फिर हम ये कहने के बी इनवर्स है या सी इनवर्स है, तो हम ये वाला नोटेशन यूज करेंगे। तो ए इनवर्स, अगर ए का इनवर्स है तो फिर वही बात आ गई, ए इंटू ए इनवर्स बी आइडेंटिटी होगा, और ए इनवर्स ए भी क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। ठीक है, ये देखें, ये जुमला ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉट ऑल मैट्रिसेस आर इनवर्टेबल, नॉट ऑल। A matrix which is not invertible is called singular, और इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या कहलाती है? नॉन सिंगुलर, राइट? ठीक है जी, इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर, नॉट इन्वर्टेबल सिंगुलर। ठीक है, असल में सिंगुलर का मीनिंग पता है ना आपको क्या है? सिंगुलर का मतलब सिंगल से बना है। इसका मतलब है कि अगर ए का इनवर्स नहीं है, तो बेसिकली इनवर्स को कहते हैं कंपेनियन ऑफ ए। तो जब इनवर्स नहीं है तो ए बेचारा सिंगल है, राइट? इसीलिए उसको क्या कह दिया? सिंगुलर। ठीक है, और अगर इनवर्स है तो एक और भी है, तो वो फिर नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब देखते हैं कि अब ये देखते हैं, थ्योरम 4 क्या कहती है भाई? थ्योरम 4 कुछ भी नहीं कहती। थ्योरम 4 सिर्फ आपको याद करा रही है कि बचपन में आपने क्या किया था, एक 2/2 का इनवर्स निकाला था ना। कैसे निकाला था? ऐसे ही निकाला था ना। इसका एक तरीका भी था याद रखने, कि जब आप इस ए से इनवर्स की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देते हैं। ऊपर डायगोनल क्या है? ए डी। यहाँ पर क्या बन गए? डी है। और ऑफ डायगोनल का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस बी की जगह माइनस बी, और सी की जगह, और इसको एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ए डी माइनस बी सी। इसको भी एक मतलब ए डी माइनस बी सी, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ये कहलाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या कहलाती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जाहिर है कि आपको तो पता है, बीइंग ए मैथमेटिशियन, कि अगर किसी चीज से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका नॉन जीरो होना जरूरी है। सही है। इसका एक और भी मतलब है। अभी हमने पिछली स्लाइड पे क्या चीज डिस्कस की थी? ये डिस्कस किया था ना कि नॉट नेसेसरी के एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नो इज इन्वर्टेबल। कुछ होती हैं और कुछ नहीं होती। इसका मतलब है 2/2 के केस में तो आपको पता भी चल गया कि वो कौन सा 2/2 इन्वर्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। यही है कंडीशन, कि अगर ए डी माइनस बी सी जो है वो इक्वल टू 0 है, तो फिर इन्वर्टेबल नहीं है, मैट्रिक्स क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, लेकिन अगर ए डी माइनस बी सी नॉन जीरो है, तो ए क्या है? इन्वर्टेबल है, और उसका फार्मूला भी है। ठीक है जी। तो जस्ट टू चेक यू, आप जरा मुझे एक 2/2 की एक सिंगुलर मैट्रिक्स बता दें और एक नॉन सिंगुलर बता दें, जल्दी से बताओ।
चलो ना आगे, रो वाइज चलूं कॉलम वाइज चलूं? हैं, रो वाइज चलूं? दूसरी रो 3 5, ये क्या है? इन्वर्टेबल नॉन इन्वर्टेबल? ये इन्वर्टेबल है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये क्या है भाई? इन्वर्टेबल है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, जल्दी से इसका इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखूं नीचे? 1/, को पहले बताओ क्या लिखूं? -2 लिखना, वही है ना, 2 5 10 -12। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखें? इनके पोजीशन चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं? पोजीशन चेंज कर देते हैं, 2 5 को 5 2 कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं? माइनस, नहीं नहीं, क्या हो गया है? इसके सिर्फ साइन चेंज करते हैं, इनके पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, क्या हो गया है? अब ये इनवर्स आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मतलब है कि इसको आप लिख सकते हैं -2.5 टू, इसको क्या लिखूं भाई? 1.5 -1, ठीक है। अब जरा चेकिंग भी कर लेते हैं ना यार। चेकिंग कैसे करें कि अगर मैं ये वाली मैट्रिक्स यहाँ रखूं और इससे मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आएगा ना। तो एक काम करते हैं ना, पहले 2 3 उठाते हैं। सही है, उठा लूं। यहाँ पे क्या लिख दूं? 2, यहाँ पे लिख दूं 3। ये 6 और ये -5, 1 आ गया पहली नंबर। नीचे क्या आएगा? -3 और ये +3 आ जाएगा, 0 हो गया। वेरी गुड, पहला कॉलम आ गया। फिर उसके बाद मैं क्या लिखूं? यहाँ पे 4 और 5, यहाँ से 10 है, यहाँ से -10 है, 0 हो गया। नीचे क्या है? 5, सॉरी -5 और 6, वो क्या आ गया? 1 आ गया। तो मतलब है हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया, ठीक है। ये क्या मिसाल दी थी आपने? सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की मिसाल दी थी, नॉन सिंगुलर की। नॉन सिंगुलर क्या होती है? जिसका इनवर्स हो। ओके, अब आप मुझे ऐसा करो, एक सिंगुलर की मिसाल दे दो। 1 1, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, ये 1 1 1 है, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? 0 है, तो इसका क्या नहीं होगा? इनवर्स नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, वेरी गुड। अच्छा जनाब, अब एक काम करते हैं। आपको याद है ना, इसके लिए हमें, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती थी? क्या करनी पड़ती थी मेहनत? यहाँ पर ए लिखते थे, यहाँ पे बी लिखते थे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करते थे, और बहुत सारी मिस्टेक करते थे, बहुत सारी मिस्टेक करते थे। आज की तारीख में हम इसको, लेकिन एक खास असम्पशन है। सपोज ए इज इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल के दो मतलब है, पहले तो स्क्वायर है और दूसरा क्या है? उसका इनवर्स है। तो उस किस्म के सिस्टम को देखें, एक आसानी से भी कर सकते हैं। आप ऐसा करो, इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से, इससे कर दो ए इनवर्स। सिस्टम सॉल्व करना था ना, x इज इक्वल टू बी। आपने दोनों साइड पे क्या है? इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ कि ये चीज क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। और ये क्या आ जाएगा? ए इनवर्स बी। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सॉल्यूशन तो कितनी जल्दी आ गया। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यार वो जो इतनी मेहनत कर रहे थे, वो ए लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, उसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड में रिजल्ट आ रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। सिंपली क्या करो, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके धड़ से आंसर आ गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्मॉल बी। लेकिन इसमें कोई कमेंट्स तो दें कि ये क्या आ गया? ये आज जब गया है, जब आपने ए इनवर्स पहले निकाला है। अब आपको नहीं पता कि ए इनवर्स निकालने में कितनी मेहनत लगती है। 2/2 में तो आपने निकाल लिया 2 मिनट में, बल्कि आधे मिनट में। लेकिन लीनियर अलजेब्रा में जब आप मशीन लर्निंग और डेटा साइंस पढ़ोगे ना, तो ये 1000/1000 की जो है ना मैट्रिसेस होती हैं, तो इतनी आसानी से इनवर्स नहीं निकलता। कहने का मतलब है कि दिस रिजल्ट कौन सा, x is equal to inverse, is a good result if a is small. Number 2, you have already calculated a inverse कोई और मकसद के लिए। लेकिन अगर सिस्टम ही सॉल्व करना है ना, तो डोंट गो बाय ए इनवर्स। प्रैक्टिकल जिंदगी की बात कर रहा हूँ। एग्जाम में तो सर जालिम होता है ना, सर ने कह दिया कि आपने इनवर्स निकाल कर हल करना है, तो आपने करना ही करना है भाई, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो ए इनवर्स निकालना कोई आसान काम नहीं होता ना। इसका एक और भी फायदा है। इसका फायदा पता ये है कि आपको पता है ना, इसके अंदर हम क्या करते थे? कहते थे यार 3 केसेस देखने होंगे, पहले तो ये सोचना होगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं, उसके बाद सोचना होगा कि यूनिक है या नहीं। ए इनवर्स में एक और खास बात है,
अगर ए एक्स इजिकल टू बी को सॉल्व कर रहे हैं, ए जो है वो इन्वर्टेबल है, तो सोल्यूशन भी आ गया एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, और ये यूनिक भी होगा। क्या होगा? यूनिक भी होगा। अब ये देखें यूनिक कैसे होगा। यूनिक के लिए फिर वही कहानी कि अभी तो आपने यहाँ पे क्या है ना कि मेरा एक्स किसके बराबर आया था, ए इनवर्स बी के बराबर है। आपने कहा चलो थोड़ी देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि एक और सोल्यूशन है डब्ल्यू, जो एक्स से डिफरेंट है, लेकिन डब्ल्यू तो सोल्यूशन है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज तो होगी ना भाई, ए एक्स इजिकल टू बी वाज ए सिस्टम ना। आपने कहा डब्ल्यू एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन को सिस्टम को सेटिस्फाई करना होगा। तो ए डब्ल्यू बी, यहां से फिर वही काम करें आप, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और यहाँ खत्म होकर डब्ल्यू किसके बराबर आ जाएगा, दिस। मगर आप गौर करें, आपने पहले एक्स को क्या कहा था, ए इनवर्स बी, अब डब्ल्यू को क्या कह रहे हैं, ए इनवर्स बी। लेकिन जो इनवर्स है, थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया, यूनिक होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, यूनिक होता है। इसका मतलब है कि जो एक्स पहले था और जो अब डब्ल्यू है, दोनों क्या है, सेम है, सेम है। लिहाजा आंसर क्या हो गया, यूनिक हो गया। तो अगेन समराइज, ए एक्स इजिकल टू बी, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वैलिड ही नहीं होगा अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। नंबर 2, ये फिर भी वैलिड नहीं होगा अगर स्क्वायर हो लेकिन सिंगुलर हो। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब वैलिड होगा जब ए स्क्वायर है और नॉन सिंगुलर है। तो फिर आप एक्स को जो है ना वो ए इनवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि ए इनवर्स निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और इससे एक और पता चल गई कि आंसर इज ऑलवेज यूनिक, ठीक है। तो हमने ये वाली थ्योरम प्रूफ कर दी है। क्या लिखा हुआ भाई, क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज एन इनवर्स invertible n by n matrix, then for each b in Rn, this equation has a unique solution x is equal to a inverse b। सही है जी, ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करते हैं। तो आई होप आप सबने 2.1 सबको मिल गया था ना।